नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नए भवन के उद्घाटन समारोह की। बताएंगे क्या है भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित लंबे समय तक प्याज भंडारण की कुशल और लागत प्रभावी तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन। राष्ट्र की वैज्ञानिक प्रगति का आधार रहे विभाग के सफर में जुड़ी एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि। व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से मिल सकता है जन स्वास्थ्य में लाभ। एक ताजा अध्ययन के मुताबिक इस प्रयास से 2040 तक देश में सुधर जाएगी वायु गुणवत्ता। कंट्रोल अनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर द्वारा लंबे समय तक हो सकेगा प्याज का भंडारण। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने तैयार की इंटरनेट ऑफ थिंग्स नियंत्रित कोल्ड स्टोरेज संरचना। और राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत मेडटेक रैपिड प्रोटोटाइपिंग माइक्रोफैब सुविधा स्थापित। माइक्रोफ्लूडिक्स प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मिलेगी मदद। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपना नया अत्याधुनिक भवन मिल गया है। 14 अक्टूबर को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने DST के नए भवन का उद्घाटन किया। नई दिल्ली स्थित टेक्नोलॉजी भवन परिसर में बना ये स्टेट ऑफ द आर्ट भवन है, जिसे ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। उद्घाटन समारोह और नए भवन पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। देश के सभी संस्थान स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस मौके पर भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक और माइलस्टोन तय किया है। DST का अपना अत्याधुनिक भवन परिसर बनकर तैयार हो गया है। 14 अक्टूबर को महानवमी के शुभ अवसर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने टेक्नोलॉजी भवन परिसर नई दिल्ली में DST भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर DST और DBT सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप, पूर्व DST सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे, DST में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, DST में संयुक्त सचिव डॉक्टर अंजू भल्ला सहित DST और DSIR के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने नए भवन के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को बधाई देते हुए कहा कि विभागों के पास अपने भवनों की कमी रही है। इस पहल से DST की आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। When we started off, we had the human capacity, we had the human resource in the form of some of the world's eminent scientists, whether it was in the field of atomic energy or in the area of space or even in science and technology. But we didn't have the facilities that were required. Today we have some of the facilities which are not only world class or state of art, which are actually exclusive to this place. So this, I think, also symbolizes that journey which has happened and which has found a new milestone in the 75th year of India's independence. DST ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा राष्ट्र को हर क्षेत्र में समृद्ध बनाने के प्रयास किए हैं और प्रगति के पथ पर अग्रसर रखा है। DST का ये नया भवन भी उसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट भवन ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। इस नवीन भवन में प्रकाश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा सिस्टम, एक भवन प्रबंधन प्रणाली BMS, बागवानी और अन्य उद्देश्यों के लिए रिसाइकिल्ड वाटर उपयोग प्रणाली, 500 लोगों की क्षमता का अत्याधुनिक सभागार, 400 वाहनों के लिए बेसमेंट पार्किंग और LED लाइटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। DST और DSIR के लिए तैयार हो रहे इस भवन में अभी बाकी ब्लॉक्स पर काम चल रहा है।
DST के अंतर्गत आने वाले दिल्ली स्थित 5 स्वायत्त शासी संस्थान साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, विज्ञान प्रसार, इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग को भी इस भवन में समायोजित किया गया है। इस पहल से जहां एक ओर धन की बचत होगी, वहीं प्रशासन और उत्पादन में बेहतर सामंजस्य पैदा होगा। भारतीय शोधकर्ताओं के ताजा अध्ययन के मुताबिक व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से 2040 तक भारत में गुणवत्तापूर्ण वायु और जन स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा। IIT कानपुर और स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद ICCT द्वारा किए गए इस अध्ययन में सामने आया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने से प्रदूषण से होने वाली मौतों को रोका जा सकेगा। पेश है ये रिपोर्ट। बिजली उत्पादन से लेकर परिवहन क्षेत्र तक जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से बड़े स्तर पर कार्बन उत्सर्जन होता है। वायु प्रदूषण को बढ़ाने वाले इन कारकों से मानव जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। समय से पहले मृत्यु दर बढ़ी है और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ता है। इस उत्सर्जन को कम करने के लिए कई उपायों पर जोर दिया जा रहा है, जिनमें बिजली संयंत्र, उत्सर्जन नियंत्रण और डीकार्बोनाइजेशन नीतियों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना भी शामिल है। इस दिशा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और परिवहन के पर्यावरणीय प्रदर्शन और ऊर्जा दक्षता में सुधार का मिशन चला रहे स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ICCT ने इन नीतियों के प्रभाव पर एक अध्ययन किया, जिसके मुताबिक डीकार्बोनाइजेशन नीतियों और इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक रूप से अपनाने से 2040 में भारत के हर राज्य में शुद्ध वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। ICCT और IIT कानपुर ने मिलकर एक स्टडी की थी, प्रोजेक्ट किया था, जिसमें ये देखा गया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको हम एक बड़े तरीके से, एक मजबूती के साथ में अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करें तो उसके काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो चार्जिंग के लिए जो हमको ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता होगी, वो एनर्जी हमको सोलर मीन्स से जहाँ तक संभव हो वो लानी पड़ेगी हमको। एक तरीके से जब दोनों ही सोर्स ऑफ एनर्जी साथ साथ चलेंगे तो हमको डिकार्बोनाइजेशन जो कि सोलर की तरफ हमको ले जाएगा, साथ में जो भी पावर प्लांट रहेंगे उसके लिए हमको ये देखना है कि वो पावर प्लांट्स के अंदर जो एमिशन है, उत्सर्जन है, वो कम से कम हो। इस अध्ययन के लिए विभिन्न वाहनों, बिजली क्षेत्र के उपक्रमों और ग्रिड से PM 2.5 उत्सर्जन आउटपुट डेटा लिया गया, जिसके आधार पर शोधकर्ताओं ने वाहन और बिजली क्षेत्र के उत्सर्जन, वायु गुणवत्ता, समय से पहले मृत्यु दर और महत्वाकांक्षी इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री परिदृश्य के तहत भारत में 2020 और 2040 के बीच होने वाले सुधारों का आकलन किया। निष्कर्ष के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री अच्छा संकेत है, लेकिन बिजली क्षेत्र में अभी भी कोयले का उपयोग हो रहा है। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक स्तर पर अपनाना, बिजली संयंत्र उत्सर्जन में कमी और बिजली क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन नीति, इन दोनों रणनीतियों के संयोजन से लाभ को अधिकतम किया जा सकता है। अध्ययन मॉडल बताता है कि इस तरह सिर्फ 2040 में ही 70,380 लोगों को समय से पहले होने वाली मौतों से बचाया जा सकता है। जो हमने स्टडी की और हमने ये पाया कि 2030, 2040 जो नए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे और जो हम एमिशन कंट्रोल करेंगे, साथ में सोलर जाएंगे, तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर एयर क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट होगा और ख़ासतौर से अर्बन एरिया में काफ़ी ज़्यादा होगा। इस तरह से हम पूरे देश में ही एयर क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। जब ये इम्प्रूवमेंट होगा तो उसकी वजह से जो भी प्रीमेच्योर डेथ्स हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, उन सब पे हम काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। और निश्चित ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक आने वाले समय के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट का एक मैकेनिज्म है, मीन्स है। यह अध्ययन भारत सहित अन्य देशों के नीति निर्माताओं के लिए उदाहरण है, जो बड़े पैमाने पर वाहन विद्युतीकरण को बढ़ावा देने पर विचार कर रहे हैं। बिजली संयंत्र और इलेक्ट्रिक वाहन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ रणनीतियों को कठोरता से लागू करने से अगले दशकों में मानव जनजीवन को सुलभ और सुरक्षित बनाया जा सकता है।
पुणे स्थित ICAR प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय ने प्याज भंडारण की एक नवीन तकनीक विकसित की है। संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स अवधारणा पर आधारित इस कंट्रोल अनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर में प्याज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तकनीक से न सिर्फ प्याज उत्पादकों को फायदा होगा, बल्कि प्याज की कीमतों पर नियंत्रण रखने में भी मदद मिलेगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। प्याज हमारे खान पान का एक अहम अंग बन चुकी है। इसके बिना खानों का मजा अधूरा सा रह जाता है। वहीं इसके अपने औषधि गुण भी हैं। यही वजह है कि साल भर प्याज की मांग बनी रहती है। उत्पादन की नजर से देखा जाए तो भारत दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ प्याज के दामों में भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है। वजह है प्याज की कम भंडारण क्षमता। आमतौर पर प्याज खरीफ, लेट खरीफ और रबी के सीजन में ही बोई जाती है और नई फसल अप्रैल से मई माह तक तैयार हो जाती है। इस वक्त बाजार में प्याज के भाव कम हो जाते हैं, लेकिन भंडारण के दौरान 30 से 70% तक प्याज खराब हो जाती है। ऐसे में नवंबर दिसंबर तक प्याज की भारी कमी उसके बाजार भाव को अनियंत्रित कर देती है। पुणे स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय ने इस समस्या का नया हल तलाश किया है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कोल्ड स्टोरेज तैयार करने वाली कंपनी कला बायोटेक के साथ मिलकर कंट्रोल अनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर तैयार किया है, जिसमें 6 महीने से ज्यादा समय तक प्याज को कम से कम नुकसान के साथ सुरक्षित रखा जा सकता है। There is acute shortage of onion during the month of October, November and December. Due to non-availability of onion during this season. अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में प्याज की भारी कमी हो जाती है। प्याज की कम उपलब्धता के चलते कीमतों में भारी उतार चढ़ाव होता है। 100 रुपये या कभी 100 रुपये से ज़्यादा भी चला जाता है। इसका मुख्य कारण रबी की बोई जाने वाली प्याज की फसल जो मई में काटी जाती है, उसे हम नवंबर दिसंबर तक स्टोर नहीं कर पाते हैं। इसके लिए अब हमने एक नियंत्रित प्याज भंडारण संरचना विकसित की है, जिसमें हम प्याज को नवंबर तक 10% से कम नुकसान के साथ स्टोर कर सकते हैं। इससे बाजार में प्याज की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी। Damage, that is less than 10% damage we can store up to November, and this will help in stabilizing the onion prices in the market. वैज्ञानिक पिछले 4 साल से स्टील हाउस आधारित अत्याधुनिक स्टोरेज पर काम कर रहे थे, जिस पर बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन का असर न पड़े। इस कंट्रोल अनियन स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर मुख्य रूप से तापमान, आर्द्रता और ताजी हवा के 3 कारकों को नियंत्रित कर एक सुरक्षित वातावरण बनाया गया है। बाहरी और अंदरूनी वातावरण व्यवस्था इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा स्वचालित रूप से नियंत्रित होती है। परीक्षण के दौरान देखा गया कि इस संरचना में प्याज का नुकसान घटकर 10 से 15% हो गया। Initially, we have experimented on 20 ton capacity storage. शुरू में हमने 20 टन क्षमता भंडारण संरचना पर प्रयोग किया है। इसमें हम 3 मापदंडों को नियंत्रित कर रहे हैं। 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान, 60 से 65% आर्द्रता और प्याज के भंडारण के लिए उचित वायु संचारण। इन 3 मापदंडों को नियंत्रित कर हमने नुकसान को 10% से कम कर दिया है। किसान अपने प्याज को 4 से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये प्याज उगाने वाले क्षेत्रों किसानों के लिए एक सराहनीय तकनीक है, जो पूरे देश में प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। This technology can be workable in pan India, where the adverse climatic conditions are there. ICAR DOGR प्याज और लहसुन जैसी महत्वपूर्ण फसलों को लेकर लगातार अनुसंधान कर रहा है। इसमें उत्तम किस्मों से लेकर ज्यादा उत्पादन और खेती की नवीन तकनीक शामिल है। प्याज भंडारण को लेकर भी संस्थान उन पद्धतियों पर जोर देता है जिनसे फसल कटाई के बाद उसे सुरक्षित रखने में मदद मिले। फील्ड क्यूरिंग एंड शेड क्यूरिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। भंडारण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है फील्ड क्यूरिंग और शेड क्यूरिंग। जब लगभग 70% नेक फाल हों
तो फसल को पत्ते के साथ काटा जाना चाहिए और पत्ते से ही बल्ब को ढककर खेत में 3 से 4 दिन रखना चाहिए ताकि सूरज की रोशनी सीधे बल्ब को प्रभावित ना करें। फिर 10 से 15 दिनों के लिए छाया में रखना होगा जहां खेत की गर्मी दूर होती है और एक लेयर विकसित हो जाती है। उसके बाद प्याज को अनुशंसित स्टोर संरचना में स्टोर किया जाना चाहिए। After that, these bulbs should be stored in recommended storage structure. इस अत्याधुनिक नियंत्रित प्याज भंडारण संरचना का इस्तेमाल पूरे देश में किया जा सकता है, जिससे किसानों को प्याज भंडारण की सटीक सुविधा मिलेगी और उनकी आय बढ़ेगी। वहीं इससे देश में प्याज के दामों को नियंत्रित करना आसान हो सकेगा, जिसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से स्थापित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म सी कैंप ने अब बायरेक की मदद से चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई राष्ट्रीय सुविधा की स्थापना की है। हाल ही में डीएसटी और डीबीटी सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने इस माइक्रोफैब सुविधा का शुभ आरंभ किया। ये नवीन राष्ट्रीय सुविधा मेडटेक स्टार्टअप्स को उत्पादों के विकास और त्वरित व्यवसायीकरण में मदद करेगी। एक रिपोर्ट। चिकित्सा क्षेत्र में लगातार नवीन प्रौद्योगिकी और उपकरणों की जरूरत बढ़ रही है। खासकर कोविड महामारी के इस काल ने इस आवश्यकता को और उजागर किया है। इसी को देखते हुए बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म सी कैंप ने जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत मेडटेक स्टार्टअप्स के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा की स्थापना की है। हाल ही में आयोजित एक समारोह में जैव प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने ऑनलाइन इस NBM मेडटेक रैपिड प्रोटोटाइपिंग माइक्रोफैब सुविधा का उद्घाटन किया। ये देश में अपनी तरह की पहली सुविधा है, जिसका उद्देश्य उत्पादों को तेजी से बाजार में लाने के लिए उद्यमियों और नवोन्मेषकों को पायलट स्तर उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए समाधान उपलब्ध कराना है। In fact, these sort of facilities that have been set up today at CCAMP were something. हर शोधकर्ता वैश्विक पश्चिमी इकोसिस्टम की ओर देखता है और सोचता है कि हमारे यहाँ ये सुविधाएं क्यों नहीं हो सकती हैं। उस इकोसिस्टम को देश में कब लाया जा सकता है? तो यह एक बिंदु था। इस तरह की सुविधाएं जो आज सी कैंप में स्थापित की गई हैं, ये अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जहां हम वास्तव में एक ऐसे इकोसिस्टम को बढ़ावा दे सकते हैं जो वैश्विक स्तर पर सबसे अच्छा है। These are state-of-art facilities where we can actually boast of an ecosystem which is at par with the global best. इस नवीन माइक्रोफैब सुविधा को मानव और पशु चिकित्सा दोनों में लागत प्रभावी और स्वास्थ्य सेवा व्यावहारिक पॉइंट ऑफ केयर चिकित्सा उपकरण विकसित करने वाले मेडटेक स्टार्टअप्स को डिजाइन और प्रोटोटाइप समर्थन प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। यह सीरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक उपकरण विकास में भी सहयोग करेगी, जो भारत के कोविड-19 आणविक निदान क्षेत्र के लिए एक बड़ा बढ़ावा हो सकता है। The organizations like CCAMP, the Bangalore Life Sciences Cluster have played such an important and critical role in this. सी कैंप, दी बेंगलोर लाइफ साइंस क्लस्टर्स जैसे संगठनों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उल्लेखनीय काम किया है। यह मेडटेक प्रोटोटाइपिंग फैब लैब उस बड़े इकोसिस्टम में से एक है जिसे ट्रांसलेशन फेज से उत्पाद विकास और व्यवसायीकरण तक अनुसंधान में मदद करने के लिए बनाया गया है। मुझे यकीन है इस तरह की प्रोटोटाइप सुविधा डायग्नोस्टिक क्षेत्र के हर स्टार्टअप के लिए महत्वपूर्ण होगी। Prototyping facility, which I'm sure every startup who is into the area of diagnostics would really feel that the value of this is going to be so important. सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म सी कैंप जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित पहल है, जो 2009 से लाइफ साइंसेस के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और नवाचारों के उत्प्रेरक के रूप में काम कर रही है। सी कैंप ने बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधानकर्ताओं और उद्यमियों को कई अत्याधुनिक अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण मंच उपलब्ध कराए हैं।
यह नवीन राष्ट्रीय सुविधा भी इस क्षेत्र में राष्ट्र को और मजबूत बनाएगी। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। पिछले दिनों यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। आपको बता दें, भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग समझौते कर चुका है। इसी कड़ी में हाल ही में भारत यूरोपीय संघ विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते को अगले 5 साल के लिए नवीनीकृत किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी वैज्ञानिक प्रयासों का उद्देश्य आम जन जीवन में सुगमता लाना है। इस मौके पर स्वास्थ्य और कृषि से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लू इकोनॉमी मिशन तक लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। फिलहाल भारत के 200 पीएचडी और 80 उच्चतर स्कॉलर यूरोपीय संघ में वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। इस समझौते के तहत ये संख्या और बढ़ाने को लेकर कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। भारतीय शोधकर्ताओं के एक दल ने चाय और केले के कचरे का इस्तेमाल कर गैर विषाक्त सक्रिय कार्बन तैयार किया है। यह सामग्री औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, जल शोधन, खाद्य एवं पेय प्रसंस्करण और गंध हटाने जैसे अनुप्रयोगों में उपयोगी हो सकती है। गुवाहाटी स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित इस प्रक्रिया में बिना विषैले कारकों का उपयोग किए सक्रिय कार्बन संश्लेषण किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने चाय के कचरे से सक्रिय कार्बन तैयार करने के लिए एक वैकल्पिक सक्रिय एजेंट के रूप में केले के पौधे के अर्क का इस्तेमाल किया है। यह पहली बार है जब पौधों की सामग्री को सक्रिय करने वाले एजेंट के रूप में उपयोग किया गया है। इस नई खोज से उत्पादों को किफायती और गैर विषाक्त बनाया जा सकता है। रामन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने चॉकलेट, चटनी, लोशन, क्रीम जैसे खाद्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के प्रसंस्करण को ज्यादा शुद्ध और कुशल बनाने की एक नई विधि खोजी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में आमतौर पर पाइपलाइनों के माध्यम से तरल पदार्थों को प्रवाहित करने की प्रक्रिया में कम चिपचिपे तरल पदार्थ द्वारा ज्यादा चिपचिपे द्रव्य को विस्थापित किया जाता है। अलग अलग तरल के मिलने से पदार्थ का प्रवाह आसान हो जाता है, लेकिन इस दौरान 2 तरलों के मिलने से पदार्थ अशुद्ध होने लगते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग विकास बोर्ड SERB द्वारा वित्त पोषित इस अध्ययन में पाया गया कि विस्थापित करने वाले द्रव्य की चिपचिपाहट और विस्थापित होने वाले द्रव्य की सांद्रता पर निर्भर लोच में परिवर्तन करने से ऐसी अस्थिरता को कम किया जा सकता है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने मक्का से प्राप्त स्टार्च, ग्लिसरॉल और पानी के मिश्रण का उपयोग किया है। यह शोध खाद्य प्रसंस्करण, तेल निकालने एवं चीनी का शोधन करने जैसे उद्योगों के लिए उपयोगी हो सकता है। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के सहयोग से किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पाया गया कि जिंक ऑक्साइड युक्त सनस्क्रीन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में आने के 2 घंटे बाद अपनी प्रभावशीलता को खो देती हैं और विषाक्त हो जाती हैं। आमतौर पर सनस्क्रीन को सूर्य की यूवी रेडिएशन से बचाने वाला माना जाता है, लेकिन यह जानकारी नहीं थी कि सनस्क्रीन में प्रयुक्त कुछ घटक यूवी किरणों के संपर्क में आकर विषाक्त भी हो सकते हैं। कई सनस्क्रीन में प्रमुख घटक के तौर पर जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे अकार्बनिक यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है। शोधकर्ता दल ने अमेरिका और यूरोप में उपलब्ध अलग अलग सनस्क्रीन के सक्रिय तत्वों और यूवी फिल्टर से 5 मिश्रण बनाए। इसके अलावा मान्य मात्रा से कम जिंक ऑक्साइड युक्त मिश्रण भी तैयार किए गए और उन्हें 2 घंटे के लिए यूवी रेडिएशन के संपर्क में रखा गया। इनका परीक्षण ज़ेब्रा फिश पर भी किया गया, जो कि आणविक, आनुवंशिक और सेलुलर रूप में मानव के काफी नजदीक हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि बिना जिंक ऑक्साइड वाले मिश्रणों ने ज़ेब्रा फिश को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि जिंक ऑक्साइड कणों में विषाक्तता पैदा हो गई थी। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है indiascience@vigyanprasar.gov.in।
आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50 सेक्टर 62 नोएडा 201309 उत्तर प्रदेश। विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।